गुड इवनिंग एवरीवन। मैं इंजीनियर राघवन सिंह बढ़ाना आपकी अपने यूट्यूब चैनल JSM GS स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं हमारे सम्माननीय विजय सिंह मावई जी, जो वर्तमान में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं, ग्वालियर में ही पदस्थ हैं। तो इन्होंने जो ग्रामीण परिवेश में रहकर जो स्ट्रगल किया और एक अच्छे मुकाम तक पहुँचे, चूँकि हमारी सीरीज का नाम है शिखर पथ, तो हम इस सीरीज के दौरान बच्चों के लिए हम एक शिखर पथ इसलिए चालू किया है हम दो लोगों के द्वारा कि जो संघर्ष के दौरान आप जो शिखर हासिल कर रहे हैं, तो इस दौरान आपने किस प्रकार से संघर्ष किया है। तो आज हम इनके संघर्ष को जानेंगे और सभी छात्र इससे प्रेरित होंगे और वो भी एक शिखर तक पहुंचेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम विजय सिंह गुर्जर है और मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग JNV जवाहर नवोदय विद्यालय ग्वालियर से की है। तो जो आपका जो स्कूल है जवाहर नवोदय विद्यालय जो डबरा में, जी पिछोर डबरा पिछोर डबरा में। जी। तो आपका सर्वप्रथम ये बताएं कि आपका जो जन्म जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है? मेरा जन्म स्थान ग्वालियर से 18 किलोमीटर दूर सूरजपुरा गांव में हुआ था। जैसे कि हम बात करें कि जो आपका जो स्कूलिंग जो लाइफ रही है, जो आपने चूँकि जवाहर नवोदय विद्यालय में स्टडी की है, जैसे मैं इससे पहले मैं तहसीलदार साहब आए थे तो उनका भी मैंने जो शिखर पथ सीरीज में स्वागत किया था, तो उनकी मैंने जर्नी जानी थी। तो उनकी जर्नी भी जवाहर नवोदय से प्रारंभ हुई थी। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जवाहर नवोदय जो विद्यालय हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, वो इसको चालू करके गए, तो उसमें आप देख सकते हैं अच्छे पदों पर पहुँचे हैं उससे। तो आप उसकी जर्नी के बारे में बताएं, वहाँ किस प्रकार की लाइफ रहती है? जी मैं एक्चुअली में 5th क्लास पास करके 6th क्लास के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसको मैंने क्लियर किया था और 6th क्लास से मैंने JNV में एडमिशन लिया था। तो वहाँ पे क्या है, बहुत ही जो पढ़ाई है वो बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से की जाती है और वहाँ पे 6th क्लास से 10th क्लास तक मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं वहाँ पे। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें है वो है वहाँ का डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन वहाँ पे बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली में सारे काम खुद करने रहते हैं। तो वहाँ पे वेल क्वालिफाइड टीचर्स भी आते हैं जो आपको काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और जीवन के बारे में सिखाते भी हैं। जैसे कि आपने नवोदय विद्यालय से स्टडी की और फिर आगे आपने जो ग्रेजुएशन है वो आपने कहाँ से की, क्या जर्नी रही? एक्चुअली मैं नवोदय में से पास करने के बाद मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी की थी। तो 2007 में मैंने PET का एग्ज़ाम दिया था, जिसको मैंने 53 मेरी रैंक आई थी और मैं ग्वालियर में MITS कॉलेज में एडमिशन लिया। ऑल MP में 53 रैंक हासिल की? OBC कैटेगरी में। OBC कैटेगरी? जी। तो आपको फिर MITS मिल गया? MITS कॉलेज मिला था, जहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है 2011 में। 2011 पास आउट है? जी। तो उसके बाद जैसे कि अमूमन छात्र जो हैं, जो इंजीनियरिंग करने के बाद एक प्लेसमेंट की तलाश में रहते हैं। जी कि भाई किस प्रकार से जॉब ली जाए जिससे घर वालों का जो दबाव थोड़ा कम किया जाए। तो आपने क्या डिसीजन लिया उसके बाद? नहीं, 2011 में जब मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था तो कुछ कंपनियां भी आई थी वहाँ पे, जिसका मैंने इंटरव्यू वगैरह भी दिए थे, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो उसके बाद मेरे से जो बड़े भाई हैं श्री दिलीप सिंह गुर्जर, उन्होंने मुझे SSC के बारे में बताया था। और हाँ, SSC एग्ज़ाम है, आप एक बार इसको ट्राई कर लें, क्योंकि उस समय मेरा कंपनी में प्लेसमेंट नहीं हुआ था। तो फिर मैंने उसमें कॉलेज पास आउट करते ही इसका एग्ज़ाम दिया था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्वालिफाई नहीं कर पाया था मैं SSCGL का। हाँ। लेकिन जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो वहाँ मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि एग्ज़ाम उस समय क्या मैंने तैयारी नहीं की थी, केवल कॉलेज से पास आउट हो गए एग्ज़ाम दिया था। लेकिन जब एग्ज़ाम मैंने दिया तब ये चीज़ मेरे क्लियर हो गई थी कि ये एग्ज़ाम को मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ। यानी आपने उस कमजोरी पर फोकस किया कि क्या कमजोरी रही। नहीं, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि एक पेपर को देते हैं और दूसरे की तैयारी के लिए लग जाते हैं, लेकिन उसका एनालिसिस कभी नहीं करते कि हमारा किस कारण से रुका पेपर हमारा। जी। तो आपने उसको एनालिसिस किया और आप इस मुकाम तक पहुँचे। जी। तो इस दौरान आपने कोई और भी एग्जाम दिए क्या? हाँ,
तो इस दौरान मैंने मतलब एग्ज़ाम दे के आया था एसएससी का, सीजीएल का। तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, बट मुझे लगा कि मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ। तो उस दौरान मैंने फिर एसएससी की तैयारी चालू कर दी। तो उसी दौरान मैंने पटवारी का भी एग्ज़ाम क्लियर किया था। और उसके बाद एसएससी सीजीएल 2012 वो मैंने क्वालिफाई किया, जो मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। तो उसमें मैंने प्री क्वालिफाई किया, उसके बाद मेंस भी क्वालिफाई किया, और मेरा इंटरव्यू कॉल भी आया था उस समय। तो लेकिन मैं इंटरव्यू वाली पोस्ट उसमें मेरे को नहीं मिली थी। तो मेरे को एज अ ऑडिटर मैंने ग्वालियर एजी ऑफिस में ज्वाइन किया था 2012। यानी 2012 में आपने बिल्कुल झंडा गाड़ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि हम बात करें, आपने पटवारी का एग्जाम दिया, वो भी क्वालिफाई किया। तो वे छात्र जानना चाह रहे हैं कि आप क्या खा के जाते थे कि भाई सीधा एग्जाम पहुंचे और क्वालिफाई हो गया? जी नहीं, एक्चुअली मैं जब मैंने एग्ज़ाम एसएससी का प्री दिया था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये लाइन मैं इसमें मतलब बेटर कर सकता हूँ। तो फिर मैं पूरी मन लगा के उस तैयारी में लग गया था। तो उस दौरान जो भी एग्ज़ाम आते जा रहे थे, जैसे पटवारी है, तो मेनली मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छा था और रीजनिंग। तो ये अगर आपकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग अच्छी है तो मुझे लगता है कि आप कोई सा भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जब पटवारी में भी ये मिलता जुलता पैटर्न था उसका, तो वो ईजिली मतलब बिना मैंने उसकी तैयारी किए हुए उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया था। और मेरी ग्वालियर में अच्छी रैंक थी उसमें। जैसे कि हम बात करें, चूँकि मेरे पिता भी किसान हैं और आपके पिता भी किसान हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो जिनके पिता किसान हैं, थोड़ा आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं हम वीक माने जाते हैं, हम सब वीक माने जाते हैं जो भी किसान हैं। तो उस दौरान क्या रहता है कि थोड़ा सा आर्थिक रूप से कुछ समस्या रहती है कि हम कोचिंग भी नहीं लगा पाते हैं, कभी कभी हो सकता है कभी कोचिंग की फीस भी नहीं जमा कर पाते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो शिखर पर सीरीज मैंने चालू की है इसमें, तो मैंने ये देखा है कि जितने भी आज दिन तक मैं इंटरव्यू किया है, जो भी शिखर पर पहुँचे हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल भरा जीवन है। जी बिल्कुल। और उसको पार किया है उन्होंने और एक अच्छे मुकाम पर पहुँचे हैं। तो आपके जीवन में कोई तो रहा होगा जिसकी आप प्रेरणा स्रोत आपके जीवन में? हाँ जी बिल्कुल। मतलब मेरे बड़े भाई हैं, संतोष हैं, दिलीप हैं, मेरे माता पिता हैं, जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। मतलब इनसे मैंने काफ़ी इंस्पिरेशन लिया है, मोटिवेशन लेके मैं आगे बढ़ा हूँ। और कुछ लोग क्या है, जैसे आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहते हैं, उसका बहाना लेके कि ये कमज़ोर है इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैंने उससे इंस्पिरेशन लिया, उससे और मोटिवेशन लिया कि मुझे और आगे निकल के इन चीज़ों से ऊपर निकलना है। तो इसलिए मैंने वहाँ से वो चीज़ें आपको और प्रेरित करती हैं और अच्छा करने के लिए। तो उस चीज़ को मैंने पॉजिटिव वे में लिया और पूरी तरह से मन लगा के तैयारी में लग गया था। यानी कि साइंस का नियम है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। क्योंकि आवश्यकता है तभी आविष्कार हो। बिल्कुल। तो मैंने पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी की थी। तो उस समय जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मेरी मतलब काफ़ी अच्छी तैयारी थी। तो मैं एग्ज़ाम्स का वेट करता था कि मतलब कोई एग्ज़ाम मेरे को देने को मिले। तो जब आपकी तैयारी अच्छी होती है तो नो डाउट आपको ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम आए और आप उसको अटेम्प्ट करें। जैसे कि हम बात करें, आपने पटवारी जो पोस्ट ली वो आपने ज्वाइन नहीं की, जो भी कांड रहा हो, क्योंकि आपको पसंद ना हो, जो भी हो सकता है रीजन। तो उसका कुछ जैसे अभी पटवारी वैकेंसी आने वाली है आगामी समय में, तो आप उन छात्रों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई को पटवारी को किस तरह से तैयारी करें या किस पे ज़्यादा कमांड रखें जिससे हम उसमें पेपर को क्वालिफाई कर पाएँ? नहीं, सबसे पहले तो उसका जो सिलेबस है, सबसे पहले सिलेबस को एनालाइज करें कि उसमें सिलेबस क्या है, और उसी के हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। जैसे मान लिया उसमें कितने पोर्शन है, जैसे मान लिया आपको उसमें जब मैंने दिया था तो उसमें मैथ्स का पार्ट था, कुछ रीजनिंग है, कुछ आपका कंप्यूटर का भी आता है। तो आप सबसे पहले एनालाइज करें सिलेबस को, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, है ना। वो आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उस पर थोड़ा और मेहनत करें, क्योंकि आप एक मान लिया आपको कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि आपका वो पार्ट आएगा तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे उसको। और जैसे ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। तो कहीं ना कहीं उसको एनालाइज करें सिलेबस को, और उसी के अनुरूप अपना उस मटेरियल इकट्ठा करके उसी प्रिपरेशन चालू कर दें। जैसे कि मैं बात करूं इसमें, जो मैंने इतिहास को जाना है और पढ़ा है, तो मैंने यही चीज़ देखा है कि जब भी आपको एक फतेह करनी है तो कहीं ना कहीं आपको पिछले कार्यक्रम पर ध्यान देना पड़ेगा, यानी प्रीवियस ईयर की पेपर पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक सुंदर सा वाक्य बता देता हूँ आपको। चूँकि जो मेवाड़ है जिसकी राजधानी चित्तौड़गढ़ थी, तो बहादुर शाह नाम का एक शासक था गुजरात का, उसने जब अटैक किया उस पर,
तो उसने क्या किया कि जो किला चूंकि ऊंचा था, तो इन्होंने क्या किया, जानवरों की बनी सवाद बनाई, उन सवाद के माध्यम से गेट तक पहुंचे और उन्होंने उस किले को जीता। तो उस समय रानी कर्णावती का जोर हुआ था। उसी रणनीति को आगे चल के अकबर ने जब 1568 में आक्रमण किया चित्तौड़गढ़ के किले पर, तो उसने भी उन्हीं सवाद के माध्यम से गया और उसने भी फतेह हासिल की। तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि भाई जब तक हमें कोई भी एग्जाम निकालना है तो हमें प्रीवियस ईयर के पे रणनीति बनानी पड़ेगी कि उस समय उन लोगों ने क्या रणनीति बनाई। तो आपने क्या रणनीति बनाई पटवारी पेपर के लिए, जिससे ये जो आगामी जो छात्र हैं जो ऑनलाइन सुन रहे हैं आपको, वो क्या रणनीति बनाए कि वो भी उस चीज़ को कर पाए। जी बिल्कुल, मेरा एक्चुअली में पटवारी का कभी टारगेट रहा ही नहीं था। मैं एक्चुअली में एसएससी की पूरी तरह से एसएससी की तैयारी कर रहा था। तो जैसे मान लीजिए एसएससी में आपका मैथ्स रीजनिंग, एसएससी में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मेनली उसमें आपको मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ये दो ऐसे पार्ट हैं जो उसमें सिलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो मेरी तैयारी एसएससी की थी, तो ये मेरा कभी टारगेट रहा ही नहीं था पटवारी। लेकिन जब एग्ज़ाम आ गया, उस समय तैयारी कर ही रहे थे, तो उसका फॉर्म भर दिया था। उसके मेरे मान लीजिए 15 से 20 दिन में उसका सिलेबस थोड़ा सा मैंने देखा था, और जो एसएससी से कवर हो रहा था तो वो तो मैंने उसमें अलग से कुछ नहीं किया। बाकी जो पार्ट अलग से था उसमें, वो मैंने 10 से 15 दिन थोड़ा उसको एनालाइज करके और पेपर दिया था, और वो आसानी से। जो पटवारी के दौरान कुछ बच्चे पूछते हैं भाई, जो सिलेक्टेड बंदों से ही पूछते हैं भाई, जैसे आप सम्मान नहीं है हमारे लिए, तो ये पूछा जाता है कि भाई सबसे पहला बच्चों की तरफ से मैं ही क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे, जैसे कि मान लो आपने पटवारी के दौरान या एसएससी सीजीएल के दौरान आपने जो पढ़ाई की, तो आपने किस तरह से सब्जेक्ट को बांटा या किस तरह से आपने पढ़ाई की कि भैया जो आपने जो झंडा गाड़ दिया आपने वो। जी, तो एसएससी की जब मैंने तैयारी चालू की थी तो पहले मैंने उसका पैटर्न देखा। जैसे उसमें रहते हैं टियर 1 टियर 2। तो टियर 1 रहता है प्री जिसको अपन बोलते हैं। उसमें जैसे मान लिया उसमें 4 वो रहते हैं, पार्ट रहते हैं, उसमें 4 पार्ट रहते हैं। तो पहला पार्ट जो रहता है अपना, वो रहता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दूसरा पार्ट रहता है आपका जनरल रीजनिंग। तीसरा पार्ट आपका रहता है उसमें जनरल अवेयरनेस, और चौथा पार्ट रहता है आपका इंग्लिश का। ये प्री में रहता है। तो जब ये आपका रहता है, इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स। इसी तरह से ये बाकी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। यानी हम इस सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि ये मैथ वाला पोर्शन हो गया, जी, ये रीजनिंग वाला पोर्शन हो गया, जी, और ये जीके वाला पोर्शन हो गया, इंग्लिश वाला हो गया। जी, इन 4 में से आपको 25 से नहीं 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स 200 मार्क्स, यानी कि आउट ऑफ 200, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का। जी बिल्कुल, तो हम ये समझ सकते हैं। जी जी जी। तो अभी जो छात्र हैं जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जी, क्योंकि आपने निकाला उसको, आप इस मुकाम तक पहुंचे, इसके लिए बिल्कुल आपका शुभकामनाएं देते हैं। जी जी। तो आपने इसमें क्या किस प्रकार से सब्जेक्ट को बांटा, जैसे कि आपने मैथ को कितना समय दिया, रीजनिंग को कितना समय दिया, जी को कितना समय दिया, किस प्रकार से आपने बांटा इस चीज़? जी, एक्चुअली मैं बताऊं आपको, इसमें इसको इरेज करिए जरा क्लियर। इसमें आपको इसमें रहता है टियर 1 और टियर 2, ये एसएससी सीजीएल। तो टियर 1 में आपके 4 पार्ट रहते हैं, टियर 2 में आपका रहता है 2 पार्ट्स। इसमें रहता है, एक रहता है मैथ्स और एक रहता है इंग्लिश। तो इसमें मैथ और इंग्लिश कॉमन हो गया, मतलब टियर 2 में भी है और टियर 1 में भी था। टियर 1 में जैसे आपका यहाँ पे मैथ्स है, इंग्लिश है, जीके है और रीजनिंग है। तो इसमें आप देखेंगे मैथ्स इंग्लिश कॉमन है। तो आप मतलब इसमें सिलेक्शन के लिए मैथ्स और इंग्लिश कितना महत्वपूर्ण है ये यहाँ से समझ में आ रहा है। तो मेंस में ये, तो मैंने एक्चुअली में क्या है, इनको जब प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा था, तो प्रीलिम्स की नहीं, मैं मेंस की भी तैयारी कर रहा था साथ में। तो मैथ्स इंग्लिश मैंने बहुत अच्छी तरह से इनकी तैयारी की थी, क्योंकि यही टियर 2 में भी है। तो मैंने जो समय दिया, मैथ्स इंग्लिश को काफ़ी ज़्यादा समय दिया था।
पर डे के हिसाब से। जैसे मान लिया 3 से 3 घंटे के आसपास मैं मैथ्स में पढ़ता था डेली, और 2 घंटे के आसपास इंग्लिश पर डे के हिसाब से। जैसे अब मैं आपको बात कर लूँ, जैसे कि आपने ये देखा कि ये मैथ है जी, तो मैथ 2 बार आ रहा है भाई इसमें, हाँ। प्री में भी आ रहा है, मेंस में भी आ रहा है, ठीक है, और इंग्लिश भी आ रहा है। तो यही तो एक मास्टर नीति है भाई। अगर आपको पेपर निकालना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या है, रेस है। रेस क्या है भैया जी, कि जी। भाई सब दौड़ रहे हैं, अब कौन किस तरह से दौड़ रहा है, वही तो मेन उद्देश्य है इसमें। तो जैसे सर ने बताया कि मैथ यहाँ भी है, मैथ यहाँ भी है, इंग्लिश यहाँ भी है और इंग्लिश यहाँ भी है। तो ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर दोनों जगह मैथ इंग्लिश है, तो भैया हमें फोकस कहाँ करना है सीजीएल के लिए। और मार्क्स का देखा जाए तो जैसे यहाँ पर ये 25 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन, यहाँ पे आते हैं मैथ्स के आपके 100 क्वेश्चन, इंग्लिश के 200 क्वेश्चन। ये अपनी क्वेश्चन की बात करें, और मार्क्स की बात करें तो ये 50 मार्क्स, ये 50 मार्क्स, ये 50 मार्क्स। बैठ से चलता है, एक बैठ पेन से चला इसे। ये 50 मार्क्स, और मैथ्स में ये आपके 200 मार्क्स और ये 200 मार्क्स। तो ये पैटर्न है इसका, इसलिए इसमें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैथ्स इंग्लिश का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। इसलिए जब मैंने प्री की तैयारी की थी तो मैथ्स इंग्लिश मैं मेंस की लेके चल रहा था, तो मैंने ज़्यादा टाइम मैथ्स और इंग्लिश को दिया था, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन का सबसे बेस यहीं से आपका बनता है। तो मैथ्स इंग्लिश में मैंने ज़्यादा टाइम उस समय यानी दिया हम था। ये कह सकते हैं इसमें यहाँ पर 100 क्वेश्चन यानी 100 नंबर, हाँ। और यहाँ पर सीधे 400 नंबर। यानी आप समझ सकते हैं कि पूरा सीजन डिपेंड कर रहा है मैथ प्लस किस पर, इंग्लिश पर। इंग्लिश में जो कि सर ने बिल्कुल रणनीति अपनाई है, सम्माननीय हमारे लिए, बहुत अच्छी रणनीति अपनाई। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब रणनीति। एक और उदाहरण देता हूँ मैं। एक मयंक तिवारी जी हैं जो अभी वर्तमान में इंदौर में डीएसपी पद पर पदस्थ है। चूंकि मैं तो उन्हें ही बुलाने का प्रयास करूंगा, लेकिन अब वो आएंगे कि नहीं आएंगे इसको अभी तय नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि उन्होंने 2013 में प्री अटेम्प्ट किया था, 13 अटेम्प्ट किया, 14 अटेम्प्ट किया, 15 किया, 16 किया, 17 किया, यानी 5 प्री नहीं निकले। अब सोचो आप, लेकिन 18 में ऐसा क्या किया कि प्री भी निकला, मेंस भी निकला और इंटरव्यू भी निकला, और एमपी में 4th रैंक थी। वो तो उनसे गलती ये हो गई कि उन्हें एहसास ही नहीं था कि गलती से कि हमें 4th रैंक मिल जाएगी, नहीं तो वो डीसी बनना चाहिए था उन्हें। लेकिन उन्होंने डीएसपी क्यों भरा? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद डीसी मुझे ना मिले, तो उन्होंने फिर किसको भरा? डीएसपी। तो उन्हें क्या पोस्ट मिली? डीएसपी। नहीं, जो टॉप 15 तक तो डीसी मिल जाती है, लेकिन चूंकि कहते नहीं है तो उन्होंने रणनीति अपनाई। तो वही इन्होंने अपनाई जो आपके समझ में कर रहे हैं कि भैया ये देख लो कि भाई सिलेबस क्या है पहले। तो उन्होंने देखो रणनीति अपनाई। तो इस प्रकार से देखो आप 500 को नंबर जो है मैथ प्लस इंग्लिश है। अब इसी पे हमने ध्यान नहीं दिया तो भैया तुम्हारा बेड़ा गर्क होने वाला है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी का इसमें इंटरव्यू का क्या योगदान रहता है? इसमें जैसे Tier 1, Tier 2, और जब 2012 में मैंने जब पास किया था उस समय Tier 3 नहीं होता था, लेकिन अभी बीच में एक Tier 3 और होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें ऐसे और लेटर राइटिंग वगैरह आती है। आंसर राइटिंग वगैरह, हाँ, लेटर राइटिंग। और चौथा इसमें है इंटरव्यू का है। तो जो लोग मेंस प्री मेंस में अच्छे मार्क्स आते हैं उनका इंटरव्यू कॉल आता है, और इंटरव्यू वाली अगर इंटरव्यू पास कर जाते हैं तो इंटरव्यू वाली पोस्टें उन्हें अलर्ट होती हैं। तो यानी कि हम समझ सकते हैं कि इसमें अब तो टायर बढ़ाते ही जा रहे हैं। बिल्कुल। टायर 2, 3, 4, 5 मुझे लग रहा है कि नौकरी नहीं देना, बिल्कुल। क्योंकि तो पहले लगातार बढ़ाने जा रहे हैं वो। पहले Tier 1, Tier 2, उसके बाद टीयर वो होता था CPT एंड डेस्ट। जो लोग जैसे कुछ पोस्टों के लिए ये कंप्यूटर का होता था। इसका देखने का नहीं, ये यहाँ देखने अच्छा, का। अगला कर दीजिए। नेक्स्ट कर दिए। हाँ। तो जैसे CPT और डेस्ट, तो इसमें से 2012 में मैंने CPT दिया था क्योंकि मेरे मेंस में अच्छे मार्क्स थे। तो जो इंटरव्यू वाली पोस्टें रहती हैं उनके लिए CPT होता है, और जो नॉन इंटरव्यू पोस्ट रहती है उनके लिए डेस्ट होता है।
तो 2012 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैंने CPT दिया था, लेकिन मेरा इंटरव्यू में मार्क्स कम मिले थे, इसलिए मेरा इंटरव्यू वाली पोस्ट अलॉट नहीं हुई थी उस समय। तो मेरे को ऐसे नॉन इंटरव्यू पोस्ट ऑडिटर पे मेरे को ग्वालियर में एज ए ऑडिटर मैंने ज्वाइन किया था। नहीं सर, जैसे कि मैं बात करूं इसमें कि आपने CGL से पेपर निकाल के आपने पोस्ट हासिल की जी इसमें MTS का एग्जाम भी होता है जी CHSL का भी होता है जी जी तो जो बंदे MTS से सिलेक्ट होते हैं जी। क्या वो प्रमोट होके इस पद तक पहुंच सकते हैं? क्या डिपार्टमेंटल पेपर होता है उसमें? जी जी बिल्कुल जैसे बिल्कुल अभी आपका पेपर चल रहे हैं लगातार। जी 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 बिल्कुल। जो MTS से जाते हैं उसमें उनको 6 साल बाद, हाँ वो 6 साल बाद उनका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं। अगर वो उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो एज ए ऑडिटर प्रमोट हो जाते हैं। उसके बाद SAS का एग्ज़ाम होता है, अगर उसको भी पास कर लेते हैं वो तो वो एज अ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर तक भी जा सकते हैं और उसके बाद सीनियरिटी के हिसाब से पोस्टें मिलती हैं। क्योंकि मैंने सुना है कि SSC में डिपार्टमेंटल पेपर बहुत होते हैं और लगातार प्रमोट होते हैं उसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ऐसे ऑडिटर ज्वाइन किया था 2000 दिसंबर 13 में, और आज मैं 2 प्रमोशन लेके एज अ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर कार्यरत हूँ AG ऑफिस ग्वालियर में। तो आप लगातार बुलंदी छू रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो मेहनत करने की आदत थी वो जब तैयारी की थी तो वही। और आपने अभी भी एग्जाम दिया, 2 दिन से कंटिन्यू चल रहे हैं? हाँ मेरे RA के एग्ज़ाम चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आवेदन किया, बिल्कुल आपसे निवेदन किया इसलिए आप यहाँ तक आए। लेकिन ये है कि आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो, देखो मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर व्यक्ति जो भी होता है तो वो सिलेक्ट होने के बाद रिलैक्स हो जाता है, और मेरा ये मानना है कि जब तक जीवन की अंतिम सांस है तब तक रिलैक्स तो होना ही नहीं है, आगे बढ़ते ही रहना है। और आपने उसी रूल को फॉलो कर रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि आप लगातार 2 प्रमोशन ले लिए हैं, कुछ ज़्यादा ईयर नहीं हुए आपको, लेकिन फिर 2 प्रमोशन ले लिए आपने, और लगातार इसी तरह से हम बढ़ते रहें, हम ऐसी कामनाएं करते हैं। तो अब जैसे कि आपने बैंक का भी पेपर दिया था इस दौरान जी, तो बैंक में क्या रणनीति अपनाई थी आपने? वो तैयारी जैसे मैंने SSC की थी, तो जैसे SSC से मिलता जुलता जो सिलेबस है बैंक का भी है, उसमें भी रीजनिंग है, उसमें भी इंग्लिश है, उसमें कुछ कंप्यूटर का पोर्शन बढ़ जाता है। तो कुछ पार्ट जो आपकी तैयारी आप ऑलरेडी कर रहे हैं वही सब आ जाता है सिलेबस, लगभग मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये आपके पोर्शन अच्छे हैं तो नो डाउट आप सारे एग्जाम्स क्लियर करते जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जो उसमें पोर्शन अलग है आप उसके लिए थोड़ा अलग से तैयारी कर लें। जैसे कि मैं बात करूँ इसमें, अभी आप जैसे पहले क्या होता था कि मैथ, रीजनिंग, GS जो है उससे पेपर निकल जाता होगा, मैं ये मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरा मानना ये है कि अब कट ऑफ 180 तक जा रहा है 200 में से। जी जी। तो आप इसका अनुमान ये लगा सकते हैं कि जब 90% तक कट ऑफ जा रहा है तो इसका मतलब GS का योगदान भी अहम रोल होने वाला है। जी बिल्कुल। तो अब आपको सभी सब्जेक्ट पे पकड़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। समय के साथ बिल्कुल ये चीज़ें सही है कि कट ऑफ बढ़ा है, तो अब आप 2 पोर्शन के आधार पर सिलेक्शन नहीं ले सकते आपको चारों पार्ट्स जितने भी उसमें पार्ट हैं वो सभी पे आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी जाके आप अब सिलेक्शन ले पाएंगे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जैसे भी आपकी प्रिपरेशन हो गई है पूरी, आप एग्ज़ाम हॉल में गए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप तैयारी पूरी है आपकी, आप जैसे 4 क्वेश्चन ऑप्शन आते हैं आपके पास, तो आपने ऑप्शन पढ़ा, आपको एकदम से क्लिक नहीं किया कोई भी। तो मैं जब भी एग्ज़ाम देने जाता था तो एक टेक्निक और अपनाता था, एलिमिनेशन मेथड। तो आप एलिमिनेशन में क्या रहता है, जैसे आप 4 ऑप्शन हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा करेक्ट है, लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि ऊपर के ये 2 गलत हैं, तो आप उनको एलिमिनेट कर दीजिए। अब आपके पास 2 बचते हैं, तो वहाँ आप थोड़ी सी रिस्क ले सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप 3 को हटा देंगे वहाँ से, मतलब आपको ये क्लियर है कि ये 1 2 3 ये इसका आंसर है ही नहीं, तो वो चौथा बचा है वो आंसर है। तो अब एक एलिमिनेशन मेथड इस तरह का भी आप यूज़ कर सकते हैं उसमें। यानी आप ये कह रहे हैं कि मतलब जो भी हमें लगे उसको हटाते जाएं? हाँ, जैसे आपको 4 ऑप्शन है, आपको ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि सही कौन सा है, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कि ये इसका आंसर नहीं है, तो आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए। अब बचे 3, हो सकता है 3 में से भी आपको दूसरा भी लगता है कि ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता, उसको भी हटा दीजिए, तो लास्ट में वही बचेगा जो करेक्ट है, तो आप उसको टिक कर दीजिए। अच्छा, तो यानी आपको ये ध्यान रखना है कि सरकार जो मैसेज है वो मैं समझ रहा हूँ, उनका कहना है कि भैया जैसे कि मान लो आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन क्या है, जैसे कि हम बात करें आपको क्या है, एक ऑप्शन है कि भाई शादी अटेंड करने जाना आज ही, एक ऑप्शन है भाई हमें मार्केट जाना है कुछ शॉप करने के लिए,
एक ऑप्शन है कि भई हमें हमारा एक दोस्त है, वो इमरजेंसी कार है, उसके यहाँ जाना है, और चौथा ऑप्शन हमें पढ़ना है। तो हमें क्या करना है, पहले तो शादी वाले ऑप्शन को हटाना है कि भाई शादी तो खुद की नहीं हो पाएगी, हम लोगों की नहीं होगी, तो पहले तो उस ऑप्शन को हटाओ। दूसरा, भाई मार्केट जाना जरूरी नहीं है, भाई मार्केट तो हम बाद में भी जा सकते हैं जब फ्री टाइम होगा, पढ़ रहे हैं तो पढ़ना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन दिक्कत आती है कि दोस्त के यहाँ जाएं या पढ़ें, यहाँ थोड़ा दुविधा है। और हमेशा ध्यान रखना, जो पढ़ता है ना बंदा, वो दो में ही फंसता है। जो मेरा पर्सनल अनुभव रहा है कि हमेशा दो में फंसते हैं कि भाई दोस्त के यहाँ जाए या हम पढ़ें। तो त्याग तो करना पड़ेगा, आप रिस्क तो लेना पड़ेगा जीवन में। तो पढ़ाई को चॉइस करें, ना कि दोस्ती को। दोस्ती तो बाद में भी बन जाएगी। जीवन में दोस्त बदलते रहते हैं। स्कूलिंग दोस्त अलग होंगे आपके, कॉलेज वाले दोस्त अलग होंगे, जब जॉब लग जाए डिपार्टमेंटल दोस्त अलग होंगे आपके, और जब बुजुर्ग हो जाएंगे तब दोस्त अलग होंगे आपके। इसलिए लाइफ बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ना है तो उसी प्रकार से ऑप्शन चॉइस करने कि क्या हटाना है और क्या हमें पकड़ना है भाई। तो मैं दोबारा फिर फोकस करना चाहूँगा, जैसे आपने सीजीएल जो अभी लेटेस्ट में, उसको एक बार मेंशन ऐसे करें कि भाई 4 जो उसके पार्ट हैं, उसके पहला पोर्शन कितने नंबर का है पूर्णांक? मैं बता दूं, इसमें 4 टियर होते हैं। जैसे सबसे पहले होता है टियर 1, इसमें 4 पार्ट रहते हैं आपके। मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और जीके है। ये यहाँ पे अपन लिखेंगे क्वेश्चन मार्क्स। ये 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स ईच। ये हो गया टियर 1। दूसरा स्टेप है आपका टियर 2। इसमें भी मैथ्स है, इंग्लिश है, और 2 पार्ट और रहते हैं जो लोग स्टैटिकल उसके लिए जाते हैं। और एक रहता है जनरल स्टडी। ये 2 पार्ट हैं जो लोग जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर वगैरह के लिए जाते हैं, वो इसके लिए। वो जो डायरेक्ट डब्ल्यू फाइनेंस वगैरह जो रहता है इसका सिलेबस में, मेनली ये होता है कि 4 पार्ट ये हैं, 2 पार्ट ये हैं। जो अलग पोस्टें रहती है जेएसओ और डब्ल्यू के लिए, वो ये अलग है। तो मेनली ये पार्ट आ गए। इसमें आपके 100 क्वेश्चन है, इसमें आपके 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स। तो मेनली आपको इन पे फोकस करना है। टियर 1 में ये 4 पार्ट है, टियर 2 में आपके ये 2 पार्ट है। टियर 1 का पूर्णांक हो गया टियर 1 का आपका 200 का। तो अभी लेटेस्ट में कटअप कितना क्या जा रहा है इसका? और लेटेस्ट में तो मुझे आइडिया नहीं है, मैंने करीब 2012 में लगभग 160-70। हाँ टियर कट ऑफ इसका बड़ा है पहले से। और इसमें आप मैं एक आगे बढ़ा दूँ, इसमें टियर 3 और टियर 3 में आप ठीक है देख रहा है। टियर 3 में रहता है आपका, अब डिस्क्रिप्टिव आने लगा है। डिस्क्रिप्टिव तो इसमें क्या है, ऐसे वगैरह और लेटर राइटिंग, जो 2012 में मैंने दिया था शायद तब ये नहीं था। उसका चौथा पार्ट है आपका। हाँ चलो इस पे बात कर लेते हैं। जैसे सर ने कहा कि लेटर लिखना है, तो हम ध्यान करो वो निबंध, ऐसे वगैरह, गाय हमारी माता है, बाकी आप समझ सकते हैं। साइंस का जो निबंध लिखते थे पहले हम लोग, अब आगे चल के हम कुछ राजनीतिक मुद्दों पर निबंध लिखते हैं, फाइनेंशियल मुद्दों पर निबंध लिखते हैं। उन्होंने जैसे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है आपके निबंध में कि भारत की जो इकोनॉमिक स्थिति है उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं, जीडीपी की क्या रेट रही है, या जीडीपी वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं निबंध में कि भाई किस प्रकार से ग्रोथ करेगी या किस प्रकार से ग्रोथ नहीं कर रही है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है निबंध में। तो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे कि भारत की अर्थव्यवस्था का मेन स्रोत क्या है, इकोनॉमिक्स में क्या मेन उसका रिसोर्स है, तो वही पूछ सकते हैं आपसे। तो ऐसे वाला पोर्शन हो गया ये। और जो ये भी 100 मार्क्स का रहता है, 100 मार्क्स का रहता है। क्योंकि मैंने तो कभी सीजीएल दिया नहीं, कभी दिया ही नहीं, फॉर्म नहीं भरा,
क्योंकि मेरी लाइन थोड़ा अलग है, क्योंकि मैंने मेंस जरूर लिखा है 2 बार, तो मैंने वहाँ निबंध लिखा है, तो वहाँ निबंध लिखा है, तो मुझे लगता है कुछ ऐसे यहीं भी होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा इकोनॉमिक्स से संबंधित होगा जी। तो ये टायर 2 का पूर्णांक 400 का है 400 का है और टायर 1 का पूर्णांक 200 का। 200 का है, तो यहाँ बंदों को चाहिए 160 से 180 लगभग, बिल्कुल 160 से 180। बिल्कुल। यहाँ क्या होना चाहिए, मेंस में क्या रणनीति होनी चाहिए? नहीं, मैं मेंस की रणनीति जो प्री की तैयारी कर रहे हैं मेरे हिसाब से वहीं उन्हें रणनीति बना लेना चाहिए, क्योंकि मैथ्स इंग्लिश पोर्शन आप यहाँ आ रहा है, तो ये तैयारी आप शुरू में इतने अच्छे से करें कि ये पार्ट भी आपका कवर हो जाए वहीं पे। बिल्कुल। तो आप स्टार्टिंग से ही मैथ्स में इंग्लिश में समय थोड़ा ज़्यादा दीजिए, तो निश्चित तौर पर आपको ये कहीं ना कहीं इसमें सिलेक्शन में काफ़ी रोल प्ले करेगा। यहाँ कट ऑफ का कोई आइडिया इस समय लेटेस्ट में? नहीं, लेटेस्ट का मुझे आपके समय क्या रहा था? मेरे समय मेंस में गया था 130 के आसपास था, नहीं सॉरी 400 में से, मुझे एग्जैक्ट अभी याद भी नहीं है सर। नहीं, काफी दिन हो गया। हाँ, मेरे को 8 साल मान लेते 300 प्लस मान लेते हैं। हाँ, तो नहीं रहा होगा लगभग। हाँ बिल्कुल 400 में से 300 प्लस मान लेते हैं हम, क्योंकि समय गुजर गया है तो भैया यादें तो फीकी हो जाती हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। और लेकिन ये है कि वर्तमान देखो इशू ये है कि पोस्ट ली है और इस पद पर है, ये बड़ी बात है। और जो ऐसे वाला 100 का है जी बिल्कुल। अब लास्ट बचा अपना इंटरव्यू वाला पोर्शन। हाँ नहीं, उससे पहले टियर 4 भी होता है, जिसमें आपका जो कुछ पोस्टों के लिए रहता है, मैंने बताया ना, CPT रहता है, कंप्यूटर रिलेटेड रहता है और डेस्ट रहता है। तो ये टाइपिंग टेस्ट वगैरह जो टैक्स असिस्टेंट वगैरह की पोस्टें लेते हैं इनकम टैक्स और एक्साइज में, वो डेस्ट देना रहता है कंपलसरी उनको। और जो इंटरव्यू में जो इंस्पेक्टर वगैरह की पोस्टें हैं, प्रिवेंटिव ऑफिसर वगैरह के लिए, उनको ये पास करना कंपलसरी है, CPT वाला। तो ये इंटरव्यू वाली पोस्ट के लिए है, और ये नॉन इंटरव्यू वाली पोस्ट के लिए, ये टैक्स असिस्टेंट वगैरह रहते हैं, ये इंस्पेक्टर एक्साइज और उसमें रहते हैं कस्टम में। जैसे इंटरव्यू में क्या रहता है सर इसमें? जी इंटरव्यू में क्या रहता है इसमें, मतलब इंटरव्यू जो है हाँ इसके बाद अब तो शायद इंटरव्यू है ही नहीं। आजकल 2012 में जब मैंने दिया था तब वो डिस्क्रिप्टिव वाला नहीं था, इंटरव्यू वाला पोर्शन था उसमें। तो इंटरव्यू में तो वो बेसिक आपकी क्या कहते हैं, आपकी ग्रेजुएशन से रिलेटेड वगैरह पूछते हैं, आपका क्या सब्जेक्ट वगैरह क्या रहते हैं, और कुछ बढ़िया इंटरव्यू खत्म होना चाहिए। इसमें क्या है, थोड़ा सा ये रहता है कि भाई कुछ लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उनमें पर्सनल डेवलपमेंट हो ही नहीं पाता, तो वो उसी प्रकार से बिहेव करते हैं वहाँ, तो उन्हें नंबर कम दिए जाते हैं। और जो बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं उनका पर्सनल डेवलपमेंट शुरू से रहता है, क्योंकि देखो डेवलपमेंट तब होगा जब हम महीने में 4 ड्रेस चेंज करेंगे, हम एक ही ड्रेस को पहने घूम रहे हैं, डेवलपमेंट कहाँ से हो जाए? जी बिल्कुल। तो वो भी एक स्टैंडर्ड होता है। अब उसके लिए चाहिए प्रेसेस, तो ये हमारे पास प्रेस ही नहीं है, क्यों आर्थिक रूप से कमजोर है कुछ बच्चे, तो दिक्कत है उसमें। तो मैं आपसे एक अंतिम, जैसा आपने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया इस चीज़ को, सीजल के जो भी छात्र हैं तो उनको बहुत अच्छा लगेगा एक वीडियो देखकर। लेकिन ये मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने जो लगातार पेपर निकाले, पटवारी, इसके अलावा हम बात करें बैंकिंग का, इसके बाद हम बात करें सीजीएल का, तो इस दौरान आपने कितने घंटे स्टडी? हाँ बिल्कुल। तो उस समय एक्चुअली पूरी तरह से मेरा डेडिकेशन, पूरी तरह डेडिकेट होके मैंने तैयारी की थी, तो कम से कम 8 से 9 घंटे में डेली पढ़ता था। और मैंने वो डिवाइड कर रखा था, जैसे मैथ्स का मैंने बताया ना, मैथ्स का पार्ट में थोड़ा ज़्यादा समय देता था, 3 घंटे के आसपास, और 3 घंटे में हिंदी को भी देता था। तो इस तरह से टोटल 8 से 9 घंटे डेली मैं पढ़ाई करता था। यानी कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक दिन पढ़ते हैं 15 घंटे और फिर अगले दिन सो जाते हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। नहीं, ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है। ये इस तरह से मतलब आपका सिलेक्शन में कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। इसमें रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, मतलब आपको डेली, ऐसा नहीं है आप मंडे टू फ्राइडे आप पूरी तैयारी कीजिए, और 2 दिन मैं कह रहा हूँ उसका रिवीजन कीजिए पूरा। तो मंडे से फ्राइडे तक आपने जैसे टाइम अलॉट कर लिया पर डे के हिसाब से, 3 घंटे आप मैथ्स को दे रहे हैं, 2 घंटे आप इंग्लिश को दे रहे हैं, रीजनिंग और जीके को, तो मंडे से फ्राइडे आप तैयारी कीजिए, और 2 दिन सैटरडे संडे मैं तो ये कह रहा हूँ उनका रिवीजन कीजिए, जो आपने पढ़ा है ना 5 दिन, उसका रिवीजन कीजिए पूरा, और इसी तरह से कंटिन्यू करिए आगे। तो ये रेगुलरिटी बना के रखनी पड़ेगी। आप जैसे आप गैप करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपका वो जो टच रहता है वो कहीं ना कहीं छूटता है। जैसे कि मैं आपकी बात करूं, आपने जो सीजीएल का पहला अटेम्प्ट दिया, आपको उसमें सफलता नहीं मिली, तो ऐसी कंडीशन आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे किया कि मैं अगली बार मैं कर सकता हूं, इस बार नहीं कर पाया? क्या रीज़न रहा उसमें? जी, क्या जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था
तो ग्रेजुएशन के कंप्लीट होने के 2 महीने के बाद ही शायद एग्ज़ाम था। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था क्या एसएससी क्या होता है, मुझे इसका फुल फॉर्म भी नहीं मालूम था। तो जब मेरे भाई ने इसका मुझे बताया इसके बारे में, तो मैंने फॉर्म डाल दिया था उसका। तो एग्ज़ाम जब देने गया मैं, तो उसमें मैथ्स से रिलेटेड और इंग्लिश, रीजनिंग, ये सब चीज़ें थी। तो मेरी तैयारी नहीं थी उस समय एक्चुअली। मैं कॉलेज में वो सब अपन तैयारी करते नहीं है मैथ्स वगैरह की। तो लेकिन वो चीज़ें जब दी ना, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ अंदर से कि वो मैथ्स चीज़ें पढ़ी थी मेरी, जो मैंने 12th तक पढ़ी थी अच्छे से। तो मुझे लगा कि मैंने अभी तैयारी नहीं की है, ये बिना तैयारी के है, उसमें भी मेरा बहुत ही कम मार्क्स से मैं रह गया था। तो मुझे लगा कि जब मैं इसकी तैयारी करूँगा तो निश्चित तौर पर इसमें अच्छा कर पाऊँगा। आप छात्रों को एक अंतिम संदेश दें, क्या करना चाहिए? मैं यही मेरा संदेश है कि मतलब आप बिल्कुल भी नर्वस ना हो और हार्ड वर्क करते रहें और टाइम अलॉट कर दें, रेगुलरिटी बनाए रखें। टाइम मतलब पूरा जो भी आप सिलेबस है उसको पहले एक बार एनालाइज करें और उसके हिसाब से ज़्यादा कंटेंट भी ज़्यादा इकट्ठा ना करें। तो सिलेक्टेड कंटेंट रखें, क्योंकि उससे क्या डिस्टर्ब होता है काफ़ी कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है। तो कंटेंट आपका जो रिसोर्सेज हैं वो सीमित रखें और बिल्कुल हार्ड वर्क डेली और रेगुलरिटी के साथ तैयारी करें। और एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो वहाँ एक चीज़ और है कि आप वहाँ पे क्या पहले अटेम्प्ट करें। उसमें आपके पास 4 पार्ट हैं, तो ये भी रहता है कि भाई हम कहाँ से शुरुआत करें। तो कई बार क्या है, जैसे मैथ्स का पार्ट रहता था तो मैथ्स से स्टार्ट कर दिया, तो कुछ क्वेश्चन उसमें मान लिया सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं आपसे, तो आप उसी में लगे हुए हैं सॉल्व करने में, तो वहाँ काफ़ी टाइम वेस्ट चला जाता है आपका। तो सबसे पहले मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी, तो मैं सबसे पहले क्या है वहाँ से स्टार्ट करता था जनरल नॉलेज से, क्योंकि जीके वाला पोर्शन, क्योंकि वो आपको पढ़ते जाएंगे, जो आपको आ रहा है, जो आपको याद होगा आप टिक करते जाएंगे, तो वो वहाँ से कंप्लीट होगा। इस तरह से स्ट्रेटजी बनाएं कि आपका एक ही पार्ट में आप ज़्यादा समय ना दें। यही रणनीति मैंने जो एसएससी जीडी का पेपर आया था ना, उसमें मैंने बताया था बच्चों पहले हिंदी करो, फिर जीके करो, फिर मैथ, फिर रीजनिंग। हाँ, मैथ रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ फंस जाते हैं। मैथ में लगे रहे ना, जिन लोगों ने मैथ पहले कर लिया वो बिल्कुल पछाड़ गए ना, वो कुछ नहीं कर पाए, वो क्यों, समय नहीं बचा उनके पास। बिल्कुल। तो हाँ, तो यही है कि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन तो वहाँ सभी को आते हैं। जैसे मैथ्स की जो तैयारी कर रहा है वो क्वेश्चन सब लोग कर लेंगे, लेकिन उतने पीरियड में करना है, उतना बस समय आपके पास कम रहता है। तो इसके लिए एक तो आप स्पीड टेस्ट वगैरह, कहीं कोचिंग वगैरह हैं तो स्पीड टेस्ट प्रैक्टिस करें। तो उससे क्या है, मैथ्स में तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, तो कैलकुलेशन वगैरह की प्रैक्टिस करें, सम्स वगैरह की, तो क्या है कि वहाँ पे आप आता सबको है, लेकिन वो उतने कम समय में अटैम्प्ट करना है वो चीज़ें। तो जो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से होंगी, तो मैथ्स इनके लिए तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप किसी क्वेश्चन में फंस गए तो आप उसी में अपना समय ज़्यादा लगा रहे हैं। तो समय ज़्यादा ना लगाएं। अगर क्वेश्चन को आपको आ रहा है लेकिन आपको समय लग रहा है तो उसको आप छोड़ दें, उसको नोट कर लें एक जगह, और जब आपको बाद में समय मिले तो फिर से बैक जाके उसको अटेम्प्ट करें। तो एक पोर्शन में ज़्यादा समय वेस्ट ना करें। तो जो आपको लग रहा है कि जहाँ ज़्यादा समय लग सकता है उसको छोड़ दें, वो आगे बढ़ जाए। चलो, मैं आपका धन्यवाद अर्जित करूंगा कि आपने कीमती समय निकाला। इसके लिए मैं JSMG स्टडी पॉइंट के चैनल की ओर से आपको मैं धन्यवाद करता हूं। और इससे आपने जो समय दिया, आपने जो बच्चों को मोटिवेट किया, इससे बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे, ऐसी हमें आशा है। और मैं यहीं पर इस लेक्चर को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।